हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा आपको शिक्षण कौशल से संबंधित क्लास कराई जा रही हैं। पिछली वीडियो में हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत भारत की प्रमुख शिक्षा प्रणालियाँ चल रही थीं, उसमें अंग्रेजी शिक्षा को कर रहे थे। आज मेरे द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के अंतर्गत कुछ अन्य हेडिंग को बताकर हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने सभी मित्रों को जोड़ लीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के अंतर्गत अन्य हेडिंग को जानते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के अंतर्गत एक अन्य हेडिंग आती है हर्तांग समिति। हर्तांग समिति का गठन 1929 में किया गया, 1929। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अध्यक्षता फिलिप हर्तांग के द्वारा की गई। इन्हीं के नाम पर शिक्षा जगत में इसे हर्तांग समिति कहा गया। पेपर में 3 क्वेश्चन बनते हैं कि हर्तांग समिति का गठन कब किया गया, तो 1929। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो फिलिप हर्तांग। हर्तांग समिति किस के नाम पर जाना जाता है, तो फिलिप हर्तांग के नाम पर जाना जाता है। हर्तांग समिति के अंतर्गत फिलिप हर्तांग के द्वारा प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए सुझाव दिए गए थे। हम सुझावों को जानते हैं कि उन्होंने क्या सुझाव दिए थे। इन्होंने पहला सुझाव ये दिया कि सभी विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। अन्य में इन्होंने ये बोला था कि शिक्षण स्तर का उन्नयन करने के लिए, उन्नयन का मतलब इन्होंने उन्नति से बताया था कि शिक्षण स्तर को उन्नत करना है तो हमें शिक्षक प्रशिक्षण स्तर को ऊंचा उठाना होगा। तात्पर्य कहने का इनका ये था कि शिक्षण स्तर में यदि उन्नति चाहिए तो शिक्षक प्रशिक्षण समय समय पर कराकर शिक्षण स्तर को हमें ऊंचा उठाना होगा। नेक्स्ट में इन्होंने ये बोला कि शिक्षकों के वेतन बढ़ाए जाएं और सेवा शर्तों या के आधार पर उसमें जो जो सुधार होने हैं उसको सुधार किए जाएं उसमें। अन्य में इन्होंने ये बोला था कि छात्रों में कौशलों को बढ़ावा देने के लिए हमें व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना होगा। इनका कहने का तात्पर्य इस लाइन का ये है कि छात्रों में कौशलों को बढ़ावा देने के लिए है ये कि हमें व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना होगा। और नेक्स्ट में इन्होंने ये बोला था कि विद्यालयों को अनुदान देते समय हमें कोई भेदभाव नहीं करना है, इन्होंने ये कहा था इसमें। एक अन्य बात हम जाने दो उसमें, तो इन्होंने ये बोला था कि विश्वविद्यालयों में शोध कार्यों को हमें बढ़ावा देना होगा। और इसी के साथ साथ महिला शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा देने की बात कही है, सुझाव दिया। यही कुछ बातें हर्तांग समिति से संबंधित एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। हम स्वतंत्रता के पश्चात जो बाद में शिक्षा आयोग बने थे, हम उसके बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात और स्वतंत्रता के बाद हम जो शिक्षा आयोग हैं, जिसमें पहला आता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। हमें सर्वप्रथम यही जानना होगा कि इसके अध्यक्ष कौन है, गठन कब किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई। इन्हीं के नाम पर इसे राधाकृष्णन आयोग कहा गया। राधाकृष्णन आयोग कहा गया। और इसका जो गठन किया गया 4 नवंबर 1948 को किया गया। और ये स्वतंत्र भारत का पहला आयोग कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है, तो राधाकृष्णन आयोग। इसकी अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका गठन कब किया गया, 4 नवंबर 1948। और यह स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। अब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अंतर्गत इसमें सिफारिशें एवं सुझाव दिए गए थे, परंतु वो उच्च शिक्षा को लेकर दिए गए थे। अब हम उसको समझते हैं। इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया था। वो 3 वर्ग थे, जिसमें पहला स्नातक था, दूसरा परास्नातक था, तीसरा शोध था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को 3 भागों में विभाजित किया गया, स्नातक, परास्नातक और शोध। पाठ्यक्रम की जो अवधि थी, पहली थी स्नातक, इसमें बताई गई थी 3 वर्ष निश्चित की जाए। और जो परास्नातक है उसकी अवधि 2 वर्ष रखी जाए।
और जितने भी शोध कार्य होते हैं उनमें कम से कम 2 वर्ष या अधिक से अधिक 5 वर्ष लिए जाएं। इन्होंने इसमें ये कहा। इसी के साथ साथ इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए ये कहा कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था कला, विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा के रूप में की जाए। और इन्होंने गाँव को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। मैं आपको रिपीट करूं तो इसमें इन्होंने ये सुझाव दिए कि विश्वविद्यालय, इन्होंने शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया, स्नातक, परास्नातक और शोध। और इसकी अवधि बताई इन्होंने स्नातक की 3 वर्ष, परास्नातक की 2 वर्ष और शोध कार्यों के लिए इन्होंने कम से कम 2 वर्ष और अधिक से अधिक 5 वर्ष लेने की बात कही। और इन्होंने अन्य बिंदुओं में ये कहा कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था हमें कला, विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा के रूप में करनी होगी। गांव को ध्यान में रखते हुए एक बात ये बोली इन्होंने कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना करनी होगी। अन्य बात इसमें इन्होंने ये बोली थी कि जो स्नातक पाठचर्या है उसमें छात्रों को, उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाए जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके पास होकर आए हों, ये इन्होंने कहा था। अब इसके बाद एक अन्य शिक्षा आयोग आता है जिससे हम बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात करें तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के द्वारा की गई। इन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। मुदालियर आयोग। और इसका जो गठन किया गया वो 23 सितंबर 1952 को किया गया। इससे भी अन्य क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है, तो मुदालियर आयोग नाम है। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के द्वारा की गई। इसका गठन कब किया गया? इसका गठन 23 सितंबर 1952 को किया गया। और इसमें सिफारिशें एवं सुझाव को हम जानते हैं। जैसे हमने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में सिफारिशें एवं सुझाव को जाना था, परंतु वहाँ उच्च शिक्षा को लेकर था, यहाँ माध्यमिक शिक्षा को लेकर है। हम सिफारिशें एवं सुझाव की बात करें तो इन्होंने पहला बिंदु ये कहा था कि पाठचर्या को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए छात्रों के, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि पाठचर्या स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, जितनी भी स्थानीय परिस्थितियां हैं। और बालिका शिक्षा को इन्होंने देने के लिए ये बात कही कि बालिका शिक्षा को प्राप्त करने का पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए इसमें, और बालिकाएं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में आकर अपना नामांकन कराएं। इसी के साथ साथ इन्होंने ये सुझाव दिया कि बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हमें बालिका विद्यालय खोलने होंगे। अन्य 2 बिंदु की बात करें तो इन्होंने इसमें ये कहा था कि हमें गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही साथ इसमें गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई। और इसी के साथ साथ इन्होंने ये बोला कि हमें जो स्कूलों का पाठ्यक्रम है उसमें हमें व्यावसायिक शिक्षा को लेना चाहिए और तकनीकी शिक्षा प्रदान हो। वो मतलब कहने का तात्पर्य है कि व्यावसायिक शिक्षा भी हो और तकनीकी शिक्षा भी हो इसमें, इन्होंने इसमें ये कहा। अब इसके हम अन्य बिंदु हमने जान लिए, जो बिंदु थे। इसमें एक अन्य आयोग आता है जिसका नाम है शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन। अब हमें इसमें भी वही जानना होगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की, इसका गठन किसने किया, गठन कब हुआ और इसी के साथ साथ इसका अन्य नाम क्या है। जब हम शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन की बात करें तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी प्रोफेसर डी.एस. कोठारी के द्वारा, और जो गठन किया गया था 14 जुलाई 1964 को डी.एस. कोठारी के द्वारा ही किया गया। इन्हीं के नाम पर इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। कोठारी आयोग। इसमें भी क्वेश्चन वही बनते हैं पेपर में कि शिक्षा आयोग, इसका पूरा नाम भारतीय शिक्षा आयोग है, कि भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है, तो हम बताएंगे कोठारी आयोग। इसकी अध्यक्षता किसने की? प्रोफेसर डी.एस. कोठारी के द्वारा। इसका गठन कब किया गया? तो 14 जुलाई 1964 को। अब हम इसमें सिफारिशें एवं सुझावों को जानते हैं कि क्या क्या दिए गए।
इसमें पहला सुझाव तो यही दिया गया या सिफारिश दी गई कि शिक्षा के माध्यम के रूप में त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि त्रिभाषा सूत्र है क्या। जब हम त्रिभाषा सूत्र की बात करें तो इसमें प्रथम अंग्रेजी या प्रथम हम हिंदी बोल सकते हैं और दूसरी भाषा अंग्रेजी और एक अन्य भाषा इन्होंने बताई थी आधुनिक भारतीय भाषा हो, जो त्रिभाषा सूत्र के रूप में अपनाई जाती है। इन्होंने कहा कि हिंदी, अंग्रेजी और एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा हो जो इन दो भाषा से अन्य भाषा के रूप में जानी जाए, ये इन्होंने कहा। और नेक्स्ट में इन्होंने ये कहा कि बालकों को रुचि योग्यता को ध्यान मतलब बालकों को उनकी रुचि उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर उन पर शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। शिक्षण विधियाँ आएंगी यहाँ। इन्होंने ये कहा कि बालकों को उनकी रुचि के अनुसार उनकी योग्यता के अनुसार उन पर शिक्षण विधियाँ अपनाई जाएं। और साथ ही साथ इन्होंने ये बोला कि प्रोत्साहन के रूप में हमें छात्रों को छात्रवृत्ति देनी होगी, क्योंकि समय समय पर छात्रों को इस तरीके से प्रोत्साहित करके छात्र और अच्छा कर सकेंगे, इन्होंने इसमें ये कहा। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि शैक्षिक अवसरों की समानता के क्रम में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो और निर्धन छात्रों के लिए शिक्षा सामग्री की निःशुल्क मिले और पुस्तक बैंकों की स्थापना के माध्यम से विभिन्न बालक बालिकाओं को पुस्तक वितरित की जाएं। इन्होंने इसमें ये बोला कि प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क होनी चाहिए, निर्धन छात्रों को शिक्षण सामग्री की निःशुल्क मिले, शिक्षण सामग्री और पुस्तक बैंकों के माध्यम से छात्र या छात्राओं को पुस्तक वितरित की जाएं। एक अन्य बिंदु जो अंतिम बिंदु है, इसमें इन्होंने ये कहा कि निम्न स्तर पर पाठ्यक्रम तो सरल हो, निम्न स्तर का मतलब प्राथमिक स्तर पर, और औपचारिक हो, और उच्च प्राथमिक स्तर पर दो भाषाएं हों और उसी के साथ साथ गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा कला मुख्य विषय होने चाहिए, ये इन्होंने कहा था। कोठारी आयोग और कोठारी हम कमीशन बोल सकते हैं या भारतीय शिक्षा आयोग इसे कह सकते हैं। तो मेरे द्वारा आज आपको वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत भारत की प्रमुख शिक्षा प्रणालियाँ चल रही थीं, आज ये टॉपिक पूरा ख़त्म या फिनिश होता है। और हम अगली वीडियो में जितने भी टॉपिक कराए गए हैं भारतीय शिक्षा प्रणालियाँ के अंतर्गत उनसे संबंधित मेरे द्वारा प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब आप प्रैक्टिस में आइए और जितनी भी मेरे द्वारा क्लास कराई गई थी उनको रिवीजन करके उस प्रैक्टिस वीडियो में आप जुड़िए। तो हम अगली वीडियो में हम अब प्रैक्टिस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। शिक्षण कौशल में मेरे द्वारा ये पूरा टॉपिक करा दिया गया है और हम प्रैक्टिस वीडियो में मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपको मुझसे कुछ भी इस वीडियो से संबंधित पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप मेरे द्वारा बनाए गए मोहित टीचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, उसमें आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू।